हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। माई सेल्फ डॉक्टर सुमित शुक्ला। हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट के जीव विज्ञान को। स्टार्टिंग से लास्ट तक हम लोग यहाँ पे जीव विज्ञान को कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज में अब हम पहुंच चुके हैं पादप आकारिकी के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट तक हम पूरा जीव विज्ञान को कवर कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है पादप आकारिकी, इसका मतलब होता है कि हम आज पढ़ेंगे किसके बारे में। पादप मतलब पौधों के जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इन सब फल, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब के गुणों को अध्ययन करेंगे और रूपों को अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है जड़ की। तो जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो कि मूलांकुर से विकसित होता है। मूलांकुर मतलब जब आप देखेंगे पौधे को तो सबसे लास्ट पार्ट जो जमीन में रहता है, मतलब जहाँ से जड़ की स्टार्टिंग होती है उसको मूलांकुर बोलते हैं, वो वहाँ से स्टार्ट होता है। जड़ के दो प्रकार होते हैं, मूसला जड़ एंड द अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ मतलब आप अगर सरसों के पेड़ को उखाड़िए तो वहाँ से सीधा पेड़ जो जड़ दिखाई देगा एकदम स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं मूसला जड़। लेकिन अपस्थानिक जड़ वह जड़ होता है जो कि रियल में जड़ नहीं, मान लीजिए कोई भी पार्ट हो पौधे का, वहां से अगर जड़ निकल रहा है तो उसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़। जैसे अगर आप देखते हैं मनी प्लांट का पौधा, तो वहां से हर एक स्टीम में से जड़ निकलता है, तो वह अपस्थानिक जड़ हो गया, जिसको एडवेंटियस रूट भी बोलते हैं। एक फाइब्रस जड़ भी होता है, क्योंकि आप गेहूं जो यहाँ पे देखते हैं जो फाइबर की तरह दिखाई देता है, वह यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है, कोई समझाने वाली बात नहीं है। मतलब ये सनलाइट से के डायरेक्शन में चलता है, जिस डायरेक्शन में सन चलती है उस डायरेक्शन में चलता है, मतलब वह रियल में सन के अपोजिट फेस करता है। कौन? जड़। अब बात करें मूसला जड़ों का रूपांतरण, जैसे कि शंकु आकार का गाजर हमारा जो हो गया वो भी जड़ ही है, हालांकि देखने में वो हमें फल लगता है। सल, जम, चुकंदर ये सब भी जड़ हैं जो कि कुंभी रूप में पाए जाते हैं। और मूली जो कि तरकु रूप में पाई जाती है, यह भी एक जड़ है। ये जड़ सब रूपांतरित हो गए हैं फूड को स्टोर करने के लिए, खाने को रखने के लिए, अपने भोजन को रखने के लिए, जो कि इमरजेंसी में काम दे। उसके बाद हम बात करते हैं तना के बारे में। तना पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बोला रूट अपोजिट, रूट और करता है, रूट मतलब सनलाइट की डायरेक्शन में करता है, तो प्रकाश के साथ करता है। और तना प्रकाश के उल्टा जाता है, लाइट के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर जाता है, प्रकाश नीचे आती है, तो वह तना के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। दोनों में अंतर समझिए। अगर आपसे पूछे सनलाइट के डायरेक्शन में, तो सनलाइट के तो अपोजिट जाता है तना, लेकिन प्रकाश की तरफ, तरफ पर मतलब प्रकाश की ओर जाता है। प्रकाश की ओर तो जा रहा है, मतलब सूरज की तरफ तो जा रहा है, लेकिन सनलाइट तो सूरज से आती है ना, तो उसके अपोजिट जा रहा है। ये आप समझ लीजिएगा एक बार। अगर कंफ्यूजन करना रहेगा तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। प्रांकुर जहाँ से स्टेम स्टार्ट होता है, तना स्टार्ट होती है, एक बीज में दोनों होते हैं, प्रांकुर भी होता है, और जहाँ से हमारा रूट स्टार्ट होता है वो भी पार्ट होता है। तो ऊपर की तरफ तना शुरू होता है, नीचे की तरफ हमारा जड़ शुरू होता है। फिर बात करें अगर हम इसके मॉडिफिकेशन की, इसके रूपांतरण की, तो जो आलू है हमारा, देखिए आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब भी, ये सब तना के रूपांतरण हैं। मतलब जो आलू है वो रूट नहीं होता है, वह आलू एक, आलू जो कि है उदाहरण कंद का, जो कि एक स्टेम है। कॉर्न, बंडा, केसर ये भी एक तना है। देखिए आपको याद करना है तना कौन से हैं। मूली वाले, गाजर, मूली, गाजर ये सब जड़ होते हैं, लेकिन आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक ये सब तना होते हैं। पत्ती की बात करें तो पत्ती हमें पता है हरे रंग की होती है क्लोरोफिल की वजह से। इसका मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण। फिर फ्लावर की बात करें तो यह पौधे का जनन अंग है, हमें पता है फ्लावर जनन अंग होता है। इसके कुछ पार्ट होते हैं। पुष्प में बाह्य दलपुंज होता है और दलपुंज होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग होता है। हालांकि देखिए जो पुमंग है वह नर पौधे के बारे में बताता है, और जयांग है वह फीमेल मादा के बारे में बताता है। लेकिन पौधों में क्या होता है, कई फूल में नर मादा दोनों होते हैं, तो पुमंग और जयांग दोनों प्रेजेंट होते हैं। वह आपस में वहीं पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, या पॉलिनेशन हम बोल सकते हैं, पॉलिनेशन होता है, जब हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो यह हो गया पुष्प के बारे में। उसके बाद आता है पुमंग। अब हम इन्हें सेपरेटली पढ़ते हैं। सबसे पहले पुमंग क्या होता है। तो पुमंग यह हमारे मेल पार्ट का, मतलब मेल फ्लावर वाले पार्ट का है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर मतलब एक, समझिए स्ट्रेट धागे की तरह, धागा नहीं बोल सकते, स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। अब पुंकेसर में क्या होता है, देखिए पुमंग बड़ा सा होता है, उसके ऊपर पुंकेसर होता है,
अब पुंकेसर में क्या होता है, पुंकेसर में परागकण होते हैं जो कि परागण में हेल्प करते हैं, मतलब परागण में जिनका भूमिका रहता है, जो कि मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, परागकण पाए जाते हैं। और जायांग की बात करें तो जायांग इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका एंड वर्तिकाग्र। जो अंडाशय है जहां पर अंडाशय में निषेचन होता है, और वर्तिका एक पाइप है, स्टीम है, जिसके थ्रू जहां पे हमारा पोलन ग्रेन मतलब परागकण जहां से आता है जब वो अंडाशय तक पहुंचने वाला होता है। और वर्तिकाग्र क्या होता है, जब पोलन ग्रेन हवा से आता है सबसे पहले गिरता है फ्लावर पर, तो वह जगह वर्तिकाग्र होती है, मतलब वर्तिकाग्र से ही वह एंट्री करता है वर्तिका में, फिर वर्तिका से पहुंचता है अंडाशय और वहां होता है निषेचन। परागण के बारे में बात करें, परागण मतलब परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। मैंने बताया कि जो परागकोश है वहां से निकलता है क्या, वहां से निकलता है अपना परागकण। अब परागकण पहुंचता कहाँ पे है, हमारे मतलब फ्लावर के वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र से वर्तिका, वर्तिका से अंडाशय में, वहां होता है इसका निषेचन। तो वहां से फ्लावर, मेल फ्लावर से फीमेल तक आने की प्रोसेस को परागण बोलते हैं। अब बात आता है, परागण 2 तरह से हो सकते हैं, स्वपरागण एंड परपरागण। स्वपरागण मतलब एक ही फ्लावर से निकला, उसी में चला गया अपना ये परागकण, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। लेकिन दूसरे फ्लावर से आके जा रहा है तो वह परपरागण हो गया। निषेचन क्या होता है, निषेचन मतलब होता है जैसे कि मेल पार्ट से तुम्हारा परागकण आ रहा है, वहीं फीमेल पार्ट से आता है। देखिए, पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडाशय को भेजती हुई भ्रूण कोष तक पहुंचती है, पराग कणों को वह छोड़ देती है। उसके बाद एक नर युग्मक एक अंडकोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, मतलब जब दोनों मिलते हैं फिर बनता है जाइगोट, जिसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रिपल फ्यूजन और डबल फ्यूजन क्या होता है। देखिए, जिम्नोस्पर्म में तो देखते हैं और एंजियोस्पर्म में, दोनों में अलग अलग होते हैं, वो आपको डिटेल में नहीं जाना है। ट्रिपल फ्यूजन मतलब होता है आवृत बीजी में देखिए निषेचन त्रिक संलयन होता है, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन होता है। आवृत बीज मतलब एंजियोस्पर्म में त्रिक संलयन होता है, लेकिन बाकी में द्विसंलयन होता है। ट्रिपल फ्यूजन मतलब कि 3 न्यूक्लियस बन जाते हैं, वो अलग होता है, लेकिन जो जाइगोट रहेगा वो 2 ही न्यूक्लियस करेगा, उसमें मतलब ट्रिपल फ्यूजन मतलब 2 बार फ्यूजन हुआ। ये हो गया, आपको बस याद करना इतना। त्रिक संलयन कहाँ होता है, आवृत बीज में, और द्विसंलयन कहाँ होता है, अन्य वर्ग के पौधों में होता है। ये पूरा साइकिल पढ़ना पड़ता है इसको समझने के लिए। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि जो सबसे लास्ट एंजियोस्पर्म है, आवृत बीज है, जहाँ मतलब बीज फल के अंदर पाए जाते हैं, उसमें त्रिक संलयन होता है, लेकिन बाकी पौधों में द्विसंलयन होता है। फिर बात करें अनिषेचक फलन। अनिषेचक फलन मतलब बिना निषेचक के फल के निर्माण को बोलते हैं अनिषेचक फलन। कुछ पौधों में बिना निषेचन के हुए ही अंडाशय में फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन के हुए फल के विकास को अनिषेचक फलन कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फलन बीज रहित होते हैं। बीज तो बनेगा नहीं, क्योंकि सीड नहीं बनेगा, क्योंकि मेल और फीमेल कंबाइंड नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर फल तो बन गया, तो उस तरह के फल होते हैं केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, ये सब होते हैं फल। पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास जहाँ पे बीज रहित होते हैं, और यह अनिषेचक फल होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं फल का निर्माण कैसे होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सरल फल, पुंज फल एंड संग्रथित फल। सरल फल क्या होता है, जैसे कि सरल फल मतलब सिंपल सी बात है, अमरूद, केला। पुंज फल में स्ट्रॉबेरी, रसबेरी आते हैं, और संग्रथित फल में कटहल, शहतूत आदि आते हैं। इनका ये डिवीजन किस बिहाफ पे हुआ है कि ये सरल फल हो गया, ये पुंज फल हो गया, और यह समग्रित फल हो गया। किस तरह से वो लोग, जिस तरह से वो लोग फॉर्म करते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, उस तरह से इनका नाम रखा हुआ है। इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आप याद कीजिए, 2-3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, और 3 टाइप के होते हैं, याद कीजिए, सरल फल, पुंज फल एंड संग्रथित फल। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दल पुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। देखिए, फल तो बनना चाहिए सीड के बाद उसका, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो रियल में फल नहीं होते हैं। मतलब जैसे बात करें कि सेब की बात करें, तो इसमें जो थैलमस वाला पार्ट है वो मॉडिफाई हो जाता है। तो फलों में अगर दल पुंज, ये सब चीज़ें, पुष्पासन, बाह्य दल पुंज,
ये सब अगर भाग ले रहे हैं उसको सत्य फल नहीं कहते हैं, वह असत्य फल होता है, वो रियल में फल नहीं होता है। लेकिन हमें क्या, हमें जो चीज़ हम खाते हैं उसको फल बोल देते हैं, या वो हम लोग वेरी सिंपल भाषा में बात करते हैं कि सेब कटहल ये सब फल हो गए। कटहल भी देखिए फल नहीं होता है, लेकिन वह बायोलॉजी की भाषा में फल नहीं है, रियल भाषा में तो हम उसको फल मानते ही हैं। तो यह बाह्य दल पुंज पुष्पासन से निर्माण होता है, इसलिए इन्हें फल नहीं बोल सकते। जो चीज़ अंडाशय से निर्माण हो उसी को रियल फल बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग। देखिए कौन सा भाग हम खाते हैं, सेब का पुष्पासन खाते हैं जिसको थैलमस भी बोलते हैं, नाशपाती का भी पुष्पासन खाते हैं, आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं, आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं। देखिए फल तो पूरा है लेकिन खाते कौन सा पार्ट है, बीज तो नहीं खाएंगे ना। तो ये सब चीज़ें हैं सभी फल के, आपको याद करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप याद कर लीजिए। इसमें कुछ समझाने वाली बात वैसे है नहीं, तब भी अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने बैठा, बस मैं क्या कहूँगा, सिंपली पढ़ूंगा। तो पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, तो खुद आप भी पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप उसको एक बार देख लें स्क्रीनशॉट लेकर। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चीज़ याद कर लीजिए। सेब के बारे में, आम के बारे में, पपीता के बारे में, नारियल के बारे में, और टमाटर, केला, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो याद कर लीजिए। जैसे बात करें लीची के बारे में, एरियल, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। बाकी चीज़ें भी आपके माइंड में बैठी होनी चाहिए। हालांकि अब ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो जो हो सके आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। अब नया टॉपिक हमारा शुरू होता है पार्ट, जिसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू, मतलब पादप ऊतक के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं पादप ऊतक के बारे में। सबसे पहले ऊतक क्या होता है, वह कोशिका जिनकी उत्पत्ति समान हो, संरचना में सेम हो, और एक साथ बहुत से कोशिका अगर काम कर रहे हैं ऐसे, जिनकी उत्पत्ति भी सेम है, संरचना भी सेम है और काम भी सेम कर रहे हैं, तो उसको ऊतक बोला जाता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्लांट में कितने दो तरह के ऊतक होते हैं। दो मेनली होते हैं, उसके बाद उन्हें भी डिवाइड किया जाता है। जैसे कि बात करें विभाज्योतकी ऊतक। विभाज्योतकी ऊतक के नाम से मालूम चल रहा है कि विभाजन की कैपेबिलिटी इसके पास है। तो वह ऊतक जिसके पास यह कैपेबिलिटी हो कि वह विभाजित कर सके अपने आप को, मतलब एक से दूसरा बना सके, उसको विभाज्योतिक ऊतक कहते हैं। तो पौधों के वर्धी क्षेत्रों को विभाज्योतक कहते हैं, जहाँ पे ग्रोइंग रीजन हो। देखिए ऐसा कहाँ पे होगा, ये ऊतक कहाँ प्रेजेंट रहेगा, जहाँ वाला पार्ट, प्लांट का वह पार्ट जो ग्रोथ कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि वहीं जरूरत पड़ेगी नई सेल की, तो यह वहाँ पे वर्धी क्षेत्रों में प्रेजेंट होता है। तो इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन प्रयत्न चलती रहती है हमेशा। देखिए प्लांट का सबसे ऊपर वाला पार्ट हमेशा बढ़ते रहता है और जड़ हमेशा बढ़ते रहता है, तो दोनों जगह ये हमेशा चलती रहेंगी, मतलब वहाँ पे विभाज्योतकी ऊतक प्रेजेंट रहेगी। देखिए जो ये ऊतक है, इसके अंदर देखें, अगर इसमें देखें तो ये समझ लीजिए ऐसी इसकी जो कोशिकाएं होती है, समझ लिए कोई शादी का घर है, मतलब हमेशा बिजी, मतलब इनके बीच में जगह ही नहीं है। कोशिकाओं के बीच कई अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है, जगह नहीं रहती, पूरा जीव द्रव्य सघन है। थर्ड पॉइंट। और देखिए हम यहाँ पे डिवीजन करना है, इन्हें विभाजित होना है, तो न्यूक्लियस पर बहुत ज़्यादा, केंद्रक पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, इसलिए केंद्रक बड़े और लेकिन केंद्रक बड़े होते हैं और राजधानी छोटी होती है, जीव द्रव्य सघन होता है। फिर बात करें इनकी पत्तियां के बारे में। इनकी पत्तियां पतली, भित्तियां, पत्तियों में भित्तियां प्रेजेंट होती हैं और यह एक सार होती है, होमोजीनस होती है। और सेल तो अंडाकार या बहुभुजाकार हो सकती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मैं बताया विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में। ये तीन तरह के होते हैं। अगर ये सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, मतलब एपेक्स पार्ट में, सबसे ऊपर पार्ट में, इसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक। तो ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि में इन्हीं के कारण होता है। पौधे का जो नया नया छोटा सा पौधा होता है, उसका प्राथमिक वृद्धि, एक साल तक वृद्धि प्राथमिक ही होती है, दूसरे साल से उसका द्वितीय सेकेंडरी वृद्धि शुरू होता है, लेकिन पहला साल तो प्राथमिक ही होता है। तो वह शीर्ष स्तर विभाज्योतक के वजह से होता है, मतलब पौधे की लंबाई इसी वजह से बढ़ती है। फिर बात करें पार्श्व विभाज्योतक, तो ये देखिए प्लांट के दोनों साइड, मतलब प्लांट के चौड़ाई बढ़ाने में काम आता है। ऐसे बोलते हैं ना कि पौधा इतना मोटा है, तो उसको कौन करता है, वह पार्श्व विभाज्योतक ऊतक करता है। इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात जैसे तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। उसके बाद हम बात करें अंतवेर्षी विभाज्योतक। तीन तरह मैंने बताया था। अंतवेर्षी विभाज्योतक मतलब क्या होता है, यह जनरली घासों में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घास को गाय चर गई, तो वह घास फिर से उगने लगता है, क्योंकि वहां पे घास के बीच बीच में भी
इंटर नोड पे प्रेजेंट होता है यह मेरिस्टेम, यह विभाज्योतक जो कि उसको दोबारा ग्रोथ करने में हेल्प करता है। लिखा क्या है, यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है। जैसे शीर्षस्थ जो होता है वो ऊपर रहता है, तो जैसे प्लांट छोटा था तो वह चीज वहां पे उस लेवल की थी, अब प्लांट बड़ा हो गया, कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ ऊपर तक पहुंच जाती हैं, जो छूट जाती है वह अंतवर्षीय विभाज्योतक बनाती है, जो बीच में अस्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए जिनके शिशार को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शिशार खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतवर्षीय विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं अस्थायी ऊतक। इसमें वह ऊतक आते हैं जो अब विभाजित नहीं हो सकते हैं, इनका काम खत्म हो गया, मतलब वो अपने काम पे पहुंच गए। जैसे मान लीजिए ऊतक का ऊतक देखो, जो ऊतक विभाजित हो सकता है ना, उनका पता नहीं उनको करना क्या है, मतलब हर ऊतक का काम अलग अलग होता है ना, कोई जाइलम बनेगा, कोई फ्लोएम बनेगा, कोई डिफरेंट काम करेगा, लेकिन इनको पता नहीं करना क्या है। लेकिन जो अस्थायी ऊतक होते हैं उनका काम डिफाइन रहता है कि उनको यही करना है, उनको फिर डिवाइड नहीं होना है, उनका काम खत्म, अब उनको बस काम करना है, फिर से विभाजित नहीं होना है। तो अस्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। देखिए, ये मरी भी मृत भी हो सकती हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी खो ही दी है तो मृत भी हो सकती है, जीवित हो सकती है, लेकिन जो जीवित रहेंगी वो फिर से चाहे तो विभाजन में आ सकती हैं। उसका भी एक अलग प्रोसेस होता है, लेकिन आपको लिए इतना ही काफ़ी है कि ये मृत या जीवित दोनों हो सकती हैं। फिर बात करें सरल ऊतक के बारे में, मतलब सिंपल टिश्यू के बारे में। यह स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। देखिए, ये अस्थायी की पार्ट है सरल ऊतक। अगर एक तरह के कोशिका मिलकर बना रहे हैं ऊतक, उसको सरल ऊतक कहेंगे। उसके बाद जटिल ऊतक, बहुत से ये अस्थायी ऊतक के एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा जाइलम हो गया। जाइलम की बात करें तो इसे प्रायः कास्ट भी कह देते हैं। यह संवहनी ऊतक है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। देखिए, जाइलम का काम क्या होता है, जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाना, फिर यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, ये दो उसके काम होते हैं। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षीय वलय को गिनकर ही की जाती है। देखिए, मैंने बोला आपको ना, फर्स्ट दूसरे साल से आते हैं ये, जितना भी जाइलम हो उससे एक साल और जोड़, जितने भी जाइलम रिंग बने, रिंग बनता है उसको में एक आप प्लस कर देंगे तो आपको पौधे की हाइट, पौधे का एज मालूम चल जाएगा, सॉरी नॉट हाइट, पौधे का एज मालूम चल जाएगा। और इस प्रोसेस को, इस विधि को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिससे कि हम पौधे की आयु का पता करते हैं जाइलम रिंग को काउंट कर करके। जाइलम रिंग इतना आसान नहीं होता है, इसलिए लिखा है यहाँ पे, लेकिन आप समझ लीजिए कि एज पता कर सकते हैं जाइलम के रिंग को काउंट करके। उसमें एक प्लस करना पड़ता है क्योंकि पहले साल में ये प्रेजेंट नहीं होता है, रिंग नहीं बनती है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। फिर बात करते हैं फ्लोएम का, तो यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भाग में पहुंचाना, क्योंकि पानी तो नीचे से ऊपर जाती है लेकिन भोजन तो ऊपर से नीचे जाकर पत्तियां बनाते हैं भोजन। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं एक चार्ट को। प्लांट टिश्यू जो है पादप ऊतक है, वह विभाज्योतकी भी हो सकता है और स्थायी भी हो सकता है। अगर विभाज्योतकी है तो तीन टाइप के होते हैं। सबसे ऊपर वाला शीर्षस्थ, बगल जो मोटाई बढ़ाता है प्लांट की, पार्श्व, और जो छूट जाता है शीर्षस्थ जो कि घास में प्रेजेंट होता है, वह अंतर्वेशी होता है। अंतर्वेशी होता है। फिर बात करते हैं अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक का दो टाइप होता है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक मतलब जो एक टाइप के ऊतक से बना हो, मतलब एक टाइप के कोशिका से बना हो। जटिल ऊतक जो कि एक या एक से ज्यादा टाइप के कोशिका से बना हो। सरल ऊतक के तीन टाइप होते हैं, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। और जटिल ऊतक के दो टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। करते हैं परिस्थितियों को। देखिए, हम जानते हैं कि जीव विज्ञान, जैसे जंतु, जीव विज्ञान में क्या क्या, जंतु वनस्पति दोनों होते हैं। और जंतु वनस्पति और जो चीजें वातावरण में होती है, जैसे कि हमारे वैसे फैक्टर जो कि जीवित नहीं होते हैं, जैसे सनलाइट हो गए, वाटर हो गई, एयर हो गए, इन सब में भी आपस में एक मेल जोल रहता है, संबंध रहता है। उसी संबंध के पढ़ाई को हम लोग अध्ययन को बोलते हैं परिस्थितिकी। मतलब जीव विज्ञान की उस शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे परिस्थितिकी कहते हैं। देखिए, परिस्थितिकी में दो तरह से लोग पाए जाते हैं। एक तो वो जंतु भी हो सकते हैं, एक नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, अभी हम समझेंगे उसको। लेकिन जब हम एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान के निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों को अध्ययन करते हैं, उसको जैविक समुदाय कहते हैं। मतलब एक जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे कुछ भी रह सकता है। एक कोई जगह है
कोई सिस्टम है, वहाँ पे प्लांट भी रह सकते हैं, हम भी रह सकते हैं, जानवर भी रह सकते हैं, और पानी भी, हवा भी, सब कुछ रह सकता है। तो उस समुदाय, पूरे जगह को बोलेंगे जैविक समुदाय, जैविक समुदाय बोलते हैं। अब जब यह मतलब जैविक समुदाय मतलब क्या हो गया, जब हम लोग पानी, हवा, ये सब को इग्नोर करेंगे, केवल जीवित चीज़ों की बात करें, तो वह हो गया जैविक समुदाय। लेकिन जब जैविक समुदाय को हम लोग नॉन लिविंग से भी रिलेट कर देते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जो एक सिस्टम हो जहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट हो, तो उसको पारिस्थितिक इकाई बोलेंगे। जैसे कि जहाँ पे पानी भी हो, हवा भी हो, सनलाइट भी हो, इंसान भी हो, जानवर भी हो, पौधे भी हो, तो पूरा जो यूनिट बन रहा है उसको बोलेंगे पारिस्थितिक इकाई। और जो एक जगह पर जो जैविक हैं, भौगोलिक क्षेत्र व स्थान पे निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों को बोलते हैं जैविक समुदाय। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बात करें कि जो ये पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र होता है, यह सबसे पहले दिया था टेंजले नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। मतलब इकोसिस्टम को सबसे पहले डिफाइन किया था टेंजले नाम के साइंटिस्ट ने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पारिस्थितिक को दो टाइप में डिवाइड किया गया, जैविक घटक और अजैविक घटक। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में फोकस करते आ रहा हूं कि जो लिविंग, नॉन लिविंग, उसी तरह से जैविक संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र को दो घटकों का बना होता है, जैविक का और अजैविक का। तो जो चीजें जैविक मतलब जो चीजें जीवित होती हैं उसको बोलते हैं जैविक। तीसरी बात जो नॉन लिविंग है वो अजैविक। तो जैविक के अंदर तीन आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक। इस नाम से मालूम चला उत्पादक मतलब जो देने वाले हो, जो बनाने वाले हो। तो कौन क्या बनाते हैं भाई, एनर्जी बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। जो सबसे पहले बनाता है अर्थ पे एनर्जी, उसको बोलते हैं उत्पादक, जैसे कि हमारा पौधा। अब उपभोक्ता जो उसको यूज करेगा, जो खाएगा, उसको उपभोक्ता बोलेंगे। अब अपघटक, जब ये उत्पादक और उपभोक्ता दोनों मर जाएंगे तो उनको फिर से रिसाइकल करके या उनको खत्म करने का या डिस्ट्रॉय करने का काम होता है अपघटक का। तो हम लोग उसको देखते हैं। उपभोक्ता के तीन टाइप होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। सबसे पहले वो घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, जो डायरेक्टली पौधों को ही खा जाए, ग्रीन चीजों को खाए, उसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे गाय, भैंस, बकरी। लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए उसको बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता। जैसे कुछ जानवर होते हैं जो गाय, भैंस, बकरी खाते हैं, तो वो हो गए द्वितीय उपभोक्ता। मतलब जो डायरेक्टली नहीं खा रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, जो बनाते हैं, मतलब पौधों पर। एग्जाम्पल हो गया द्वितीय उपभोक्ता का लोमड़ी, भेड़िया, मोर। तृतीय उपभोक्ता जो द्वितीय पर डिपेंड हो, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। देखिए बाघ, शेर, चीता आदि को कोई नहीं खाता है, वो अपने आप मरते हैं। तो ये तृतीय वाले उपभोक्ता जो होते हैं वो लास्ट होते हैं, उनको खाने वाला नहीं होता, क्योंकि खुद वह मरते हैं उनके लाइफ साइकिल पूरा करके, या कोई डिजीज, वो सब अलग बात है कि इनका इकोसिस्टम में कोई खाने वाला नहीं होता है। फिर बात करें अपघटक का। अपघटक वो होते हैं, इस वर्ग के मुख्यतः कवक एवं जीवाणु होते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन करके उनको भौतिक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। मतलब सब कुछ बैलेंस होना चाहिए ना, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कहाँ से बनेगा, तो जो खत्म हुआ उससे जो केमिकल हैं, जो एलिमेंट है, उनको बाहर निकालना, उनके भौतिक तत्वों को परिवर्तित करना ही काम होता है अपघटक का। अब अजैविक घटक क्या होते हैं? अजैविक घटक मैंने स्टार्टिंग से बोला था आपको कि जो अकार्बनिक हो गए, अकार्बनिक हो गए, जल वायवीय कारक हो गए, जल, प्रकाश, ताप, वायु, ये सब चीजें क्या हो गई, अजैविक घटक हो गई। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रदूषण को। देखिए प्रदूषण मतलब सिंपल सी भाषा में बात करें तो जल हो, वायु हो, मृदा हो, कुछ भी हो, जब उसमें वेस्ट मटेरियल मिल जाता है जिसका यूज नहीं है, वह प्रदूषण कहलाता है। कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा कि डिफिनेशन डिफाइन करो। तो सिंपल सी बात, जब कुछ वेस्ट मटेरियल मिल जाए, अनचाहे परिवर्तन आ जाए, उसको बोलते हैं प्रदूषण, जो कि हानिकारक होते हैं। हानिकारक हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, मेनली हानिकारक ही होते हैं प्रदूषण। जब एक लेवल से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो हानिकारक होना उनका सुनिश्चित होता है। सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। तो जो वायु प्रदूषण में क्या होता है, जब प्रदूषण वायुमंडल में उपस्थित होता है और उसके वायुमंडल के अवयवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, उसे वायु प्रदूषण बोलते हैं। मतलब
कोई दूसरी गैसेस मिल रही है जो कि उसको हानिकारक बना रही है, या उसमें जो जो रेशियो है उसमें बदलाव ला रही है, तो उसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। देखिए उसमें दो वर्ड होते हैं, पीएम और एसपीएम। मतलब होता है, पीएम मतलब होता है कि पीएम मतलब होता है पार्टिक्यूलेट मैटर, अर्थात कणकीय पदार्थ, मतलब वायु में हवा में कितने कण मौजूद हैं वो भी सबसे बड़े पॉल्यूशन के कारण होते हैं, प्रदूषण के कारण होते हैं, उसको पीएम से नापते हैं। फिर होता है एक एसपीएम, मतलब निलंबित कणकीय पदार्थ, मतलब कौन कितने पदार्थ सस्पेंड हो जाते हैं कितने नहीं होते हैं, उस बिहार पर एसपीएम वर्ड दिया था। तो वायु के प्रदूषण के दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, पीएम और एसपीएम। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि इनको वायु को प्रदूषित करता कौन है। मेनली तो गैसेस ही करते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो प्रमुख जो प्रदूषण के कारक हैं इसको बोलते हैं प्रदूषक, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड काफी जहरीली है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO NO2 ये सब, फिर हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, ये सभी प्रदूषक हैं। तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड्स, धूल, धुएं के कण, सभी चीज़ें, मतलब जितने भी बात करूँ, जितने भी गैसेज जो हानिकारक होती हैं जो वायु में मिल जाती हैं वो प्रदूषक ही हैं। मान लीजिए कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं है, दूसरे के प्रदूषक होगा, लेकिन प्रदूषक होगा, ये तो सुनिश्चित है। तो जैसे बीमारी की बात करें, ये हवा, ये गैसेज अगर हवा में मिल गई, जैसे कि बात करें अगर एस्बेस्टाम एक प्रदूषक है, अगर वो वायु में मिल जाता है तो धूल, एस्बेस्टाम धूल फेफड़ों को खराब करता है, डिजीज का कॉज करता है। फिर बात करते हैं सीरा, उदर को, सॉरी सीसा नॉट सीरा, सीसा जब पिलाते हैं उसमें निकलता है, सीसा उदर को इफेक्ट करता है। फिर पारा हमारे रक्त धाराओं को, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है, मेनली ब्रेन को करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड को भी रोकता है, लेकिन मेनली बात करें तो ब्रेन को। फिर पारा तो रक्त धाराओं को, देखिए ये सब जो लिखा है ना, श्योर ऐसा नहीं होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड केवल मस्तिष्क को, पारा केवल रक्त धाराओं को, पर लिखा है, आपको याद करना है। डॉक्टरी लाइन में ये सब ऐसा नहीं होता है, बहुत से फैक्टर काम करते हैं किसी डिजीज को होने के लिए, लेकिन आपको ये चीज़ें याद करनी है। प्रदूषक कुछ इस तरह से होते हैं। फिर हम बात करें कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अम्ल वर्षा। हम जानते हैं ताजमहल का कलर पीला होते आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर लोग बोलते हैं हमें पहले बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी देखिए हवा में जो प्रदूषण मिले हुए हैं, प्रदूषक हैं, वह पहली वर्षा के साथ साथ बाहर पानी में मिक्स होकर के गिरते हैं। उसको कुछ इस तरह समझते हैं, मान लीजिए हमारे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सभी है। ये सब क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, तो डिफरेंट डिफरेंट एसिड बन जाते हैं, और ये पानी में मिक्स होकर के जल, जब बारिश होती है उसके बाद बाहर गिरते हैं, वर्षा के साथ नीचे गिरते हैं धरती पर। इसीलिए देखिए ये सब एसिड हैं और पानी में मिल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं अम्ल वर्षा, जो कि काफ़ी हानिकारक होते हैं, जो कि हमारे जो संगमरमर से बना हुआ हमारा ताजमहल है उसको भी पीला कर रहे हैं, क्योंकि उसके कलर को ये लोग डिजॉल्व कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, एसिड हैं इसलिए। अब उसके बाद ये कुछ संस्था दी हुई जो कि काम कर रहे हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, लेकिन हालांकि कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको याद करना है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कौन सी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा केंद्र कहाँ पर है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको याद कर लीजिए, मगअप कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब प्रदूषण की बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक बार भोपाल में 3 दिसंबर 1984 में कार्बाइड की फैक्ट्री जो कि खाद बनाती थी उसमें आग लग गई थी, दुर्घटना हो गई थी, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुई थी। तो खाद की कंपनी है, ये प्रदूषण नहीं है, वह मिथाइल आइसोसाइनाइड फैल गया था, ये उसका वायु का प्रदूषण था, जिसकी वजह से काफ़ी जाने गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी इसको बोला जाता है, या भोपाल गैस त्रासदी भी बोलते हैं लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, उर्वरक बनाती थी। 3 दिसंबर को हुआ था, डेट भी याद करना, 3 दिसंबर को हुआ था, किसकी वजह से? मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था। अब बात करते हैं जल प्रदूषण का। तो सिंपल सी बात, जो जल में गंदगी फैलाए उसको जल प्रदूषक बोलते हैं, या जो जल को विषैला बनाए, हानिकारक बनाए। हो सकता है हमारे लिए नहीं, किसी भी जंतु, पौधे या सबके लिए कोई भी बदलाव लाए उसको बोलते हैं जल प्रदूषक। फिर इसका स्रोत क्या होता है, इसको बताने की बात नहीं है। जो कंपनी से निकलते हैं वेस्टेज वो हो सकते हैं, या लिक्विड जो लोग फेंकते हैं, सामान, मटेरियल, प्लास्टिक, ये सब हो सकते हैं, या कुछ लोग सोप, डिटर्जेंट ये सब भी यूज़ करते हैं तालाब में जा करके। ये सब भी चीज़ें जल को प्रदूषण करती हैं। गैसेस भी काफ़ी मिक्स हो जाती हैं, वो भी करती हैं। पेट्रोलियम भी बहुत मात्रा में करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रॉड करती हैं पेट्रोलियम के केस में। वो पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती कि कहीं
पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें सीधा नदी में ही छोड़ देती हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी जल प्रदूषण होता है। देखिए हमारे अर्थ पर केवल 2.35% जल ही स्वच्छ है, केवल 2.35%, 2.5 से 3.3 तक स्वच्छ है, वो भी नहीं है लेकिन इतना लिखा जाता है 2.5 से 3 तक स्वच्छ है। तो अब बात करते हैं हम लोग ऑयल स्पिल्स। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, इसलिए मैं थोड़ा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑयल स्पिल्स की बात करें तो क्या होता है, टैंकरों से, जैसे मान लीजिए टैंक है पानी में कहीं रखा हो जा रहा है, अगर रिस गया तो पूरे लेयर में फैल जाएगा, क्योंकि पानी का डेंसिटी, उसमें डेंसिटी बदलाव होता है तो वह डूबता, मतलब मिक्स नहीं होता है, तेल ऊपर सतह पे फैला रहता है, उसको बोलते हैं ऑयल स्पिल्स। जिससे क्या हो सकता है कि जो नीचे के जंतु हैं उनको सनलाइट ठीक से ना मिले या ऑक्सीजन ठीक से ना मिले, प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलते हैं ऑयल स्पिल। अब अगर किसी पानी में पारा मिला हुआ है तो उसके पीने से मिनीमाटा होता है। अगर पारा एयर में है तो हमने बताया था अभी, पारा तो रुधिर में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर वो पिए जा रहे हैं तो मिनीमाटा डिजीज होता है। हम लोग डिजीज सेक्शन में उसको अच्छे से पढ़ेंगे मिनीमाटा क्या होता है। ये हो गया ऑयल स्पिल्स के बारे में। कैसे मालूम चलेगा कि कितना ज़्यादा प्रदूषण हुआ है पानी में, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना कम प्रदूषण है, मतलब पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम प्रदूषण है। क्योंकि जब प्रदूषण बढ़ जाएगा तो बैक्टीरिया, मोनेरा, ये सब चीज़ें भी बढ़ेंगी, तो ऑक्सीजन को खत्म करेंगी, मतलब प्रदूषण होने से ऑक्सीजन खत्म होता है पानी का, तो जितना कम पानी उतना ज़्यादा प्रदूषण, तो इस तरह सॉरी जितना कम ऑक्सीजन उतना ज़्यादा प्रदूषण, इस तरह से हम लोग मापते हैं ऑक्सीजन के बिहाव पर कितना प्रदूषण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए लिखा भी है, नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से करते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में, साउंड पॉल्यूशन के बारे में। साउंड पॉल्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वातावरण में चारों ओर फैली अनिश्चित अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, तेज आवाज़ ध्वनि प्रदूषण करता है, वो आवाज़ कहीं का भी हो सकता है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं है। बात करें मृदा प्रदूषण की, मृदा प्रदूषण मतलब धरती पर, जमीन पर जितने भी अगर केमिकल आप फेंक रहे हैं, रेडियो मटेरियल फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसको बोलते हैं मृदा प्रदूषण। इसके मेनली सोर्स रसायन हैं या कूड़ा करकट। देखिए जो चीज़ें हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको नहीं बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए केले का छिलका, ये तो डिकम्पोज हो जाएगा, अर्थ में धीरे विघटित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको प्रदूषक नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लास्टिक ये सब चीज़ें प्रदूषक होती है। उसके बाद हम मृदा प्रदूषण के बाद बात करते हैं किसका, नाभिकीय प्रदूषण। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेंजरस प्रदूषण नाभिकीय या न्यूक्लियर पॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये जनरली आम लोग नहीं करते हैं, हालांकि अब तो सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, तो वहाँ से भी रेडिएशन निकलता है जो कि हानिकारक, वो भी एक काफ़ी खतरनाक प्रदूषक होता है। चिकित्सा में उपयोग जितने भी, जैसे एक्सरे हो गए, हम लोग पढ़ते हैं सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, तो सबसे जो रे निकलती हैं वो भी नाभिकीय प्रदूषक की होती है। वो भी हमारे, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कहीं आपको फ्री में एक्सरे हो रहा है तो करवाते रहिए, वो आपको बॉडी को ख़राब करती है, इसलिए ये सब प्रदूषण से बच के रहना चाहिए। परमाणु भट्टियों से जो निकलते हैं वहाँ से भी काफ़ी ईंधन से जो खर्च होते हैं वो वहाँ से उत्पन्न होता है प्रदूषण, वो भी नाभिकीय होता है। या जब जैसे परमाणु बम बन रहे हैं, ये सब चीज़ें बन रही है, तो वहाँ पे भी न्यूक्लियर बम बन रहा है, तो वहाँ पे भी यह नाभिकीय प्रदूषक होते हैं। शोध कार्यों में भी निकलते हैं, जैसे कुछ जगह हो गई जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषक होता है, नाभिकीय प्रदूषक। तो प्रदूषक कोई वैसा रॉकेट साइंस वाला टॉपिक नहीं है, आसान समझ में आ जाता है, ये कोई भी समझ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अमेरिका में 28 मार्च 1979 ईस्वी में 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई थी। एक तो हमारे हुआ यहाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी में, एक यहाँ हुई जो कि लिखा हुआ है। रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक व भीषण दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 ईस्वी में यूक्रेन के चेरनोबिल स्थित रिएक्टर में घटी, जिसमें से एक रिएक्टर इकाई की छत गल गई थी। छत गलने से ये हुआ था। ये सब चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, बस जैसा देखिए ल्यूसेंट के बायोलॉजी में हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये तो एक छोटा सा बस बेसिक पार्ट है ल्यूसेंट का बायोलॉजी, तो पूरे बायोलॉजी को रिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें लिखी गई है ये तो मस्ट है। उसके आगे आप अपनी जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। डिपेंड करता है आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस लेवल तक आपको पढ़ना है, लेकिन ये बेसिक है, इतना तो आपको मस्ट है, आना चाहिए ल्यूसेंट में बायोलॉजी में जो लिखा हुआ है। ये हो गया बायो की बात। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में अगला पार्ट, धीरे धीरे हम लोग पूरा ल्यूसेंट बायोलॉजी को कवर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।